हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अर्थशास्त्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाते रहता हूँ। अगर आप नए जुड़ रहे हैं और मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें हॉस्टल अधीक्षक वाला 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। ये आपको बताना है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य एवं विदेश से प्राप्त आय। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त आय जोड़कर और घिसावट बात करके प्राप्त आय, या एक वर्ष के भीतर मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। सही आंसर इसको बोलते हैं किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो होता है। मोटा 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 आपने कितना आय किया, उसमें घिसावट को नहीं कहा। जीडीपी मोटा मोटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मोटा मोटा आपने एक वर्ष में कितना आय प्राप्त किया। न विदेशी आय को जोड़ते हैं न उसका मूल्य ह्रास किया जाता है, केवल सकल माने पूरा हमारे देश में जितना होता है उत्पादन, जितना आय होता है उसी को जीडीपी कहते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य कहलाता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य विदेश से प्राप्त आय भी अगर इसको जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है अगर विदेश से प्राप्त भी आय को अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है। अगर इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसी अर्थव्यवस्था उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त आय जोड़कर उसमें घिसावट को अगर माइनस कर देता हूं तो यह बन जाता है मेरा एनएनपी। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है और इसे ही राष्ट्रीय आय की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये यहीं पर मैं आपको समझा दिया क्या है क्या नहीं है, दिमाग में बैठ गया होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना खालिस्तान से ह्रास घटाकर की जाती है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपको यह बताना है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है एनएनपी की गणना खालिस्तान से ह्रास घटाकर किया जाता है। तो हमने यहाँ पर बताना प्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय। अभी बताते हुए समझाया था सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से अगर आप जीएनपी में से अगर इसमें हास जो आपका जो घाटा हुआ है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो यही बन जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी बन जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय को क्या कहा जाता है। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय को क्या कहते हैं। व्यक्तिगत आय, औसत पूंजी आय, प्रयोज्य आय या राष्ट्रीय आय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, प्रयोज्य आय कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, प्राप्त की जाती है। आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त की जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सकल घरेलू उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, या शुद्ध घरेलू उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को एनएनपी। जब एनएनपी जो होता है माने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या, जितनी अपनी जनसंख्या है उसे अगर भाग दिया जाता है तो यही बन जाता है प्रति व्यक्ति आय। स्थिर कीमतों पर 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अभी गणना नहीं हो पाई है 23-24 का, इसलिए अपने को 22-23 ही चलना है। तो 22-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो भी स्थिर कीमतों पर 72,805, 98,118, 99,203 या 1,32,654, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 98,118।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं भारतीय विकास परिषद द्वारा, भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा, भारतीय आय समिति द्वारा, एक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। सही आंसर यही आएगा। यहाँ पर CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यह तैयार किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है राष्ट्रीय आय क्या होती है। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद या उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, उत्पादन लागत फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि पर, आय विधि पर, व्यय विधि पर, उपरोक्त सभी पर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आपको बताऊं तो ये उत्पादन, भारत में जो कृषि आय की गणना जो होती है उत्पादन विधि के द्वारा किया जाता है। वैसे राष्ट्रीय आय की गणना सभी से करते हैं, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, लेकिन कृषि आय की गणना उत्पादन विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, निम्न में से कि समग्र राष्ट्रीय आय कहा जाता है। निम्न में से समग्र राष्ट्रीय आय कहा जाता है बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई। अब मुद्रास्फीति हो रही है, बाजार में महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब मुद्रा का मूल्य जो है घट गया है। जो पहले सामान 5 रुपए में मिलता था, आज वो सामान 10 रुपए मिल जा रहा है। मैंने सामान तो वही मिल रहा है, लेकिन रेट हमको ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब मुद्रा का मूल्य घट रहा है। मैंने सीधा मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता जाता है, घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत के राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। विलियम डिग्बोई, दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, बी राव। इनमें से आपको बताना है। सही आंसर बी है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले गणना जो किया गया था, इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना खालिस्तान हास घटाकर की जाती है। प्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना जो किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हास घटाकर की जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। सरकार की आय, सरकार का बजट, आय कारक कुल योग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का लाभ। इसमें से कोई एक आएगा, यह आपको बताना है। सही आंसर राष्ट्रीय आय से तात्पर्य आय कारक कुल योग से है। भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था। 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017 या 1 फरवरी 2017। इसमें से कुछ एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि, ऊपर के सभी। तो मैं आपको बता देता हूं, ऊपर के सभी अर्थात व्यय विधि से भी नापते हैं, आय विधि से भी नापते हैं, उत्पादन विधि से भी। माने आंसर आपका डी आएगा, ऊपर के सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, ये आपको बताना है। बाजार मूल्य पर दो मूल्य होता है, एक स्थिर मूल्य, एक बाजार मूल्य। बाजार मूल्य महंगाई को लेकर चलता है, स्थिर मूल्य किसी एक वर्ष को स्थिर मान के हम चलते हैं। जैसे इस समय 2011-12 को स्थिर मान के हम चल रहे हैं, उसके आधार पर आकलन करते हैं। तो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन शब्द सही है। धन आय, गैर मौद्रिक आय, वास्तविक आय या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, धन आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। वर्तमान आय, घरेलू आय, वास्तविक आय, इनमें से कोई नहीं। स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय के लिए जो सही आंसर इसका आएगा वो है सी, वास्तविक आय।
वास्तविक आय मैंने बोला था कि एक वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है, जैसे वर्तमान में 2011-12 को स्थिर मान लिया गया है। क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं की जाती, ये आपको बताना है। अवैध और अवकाश गतिविधियां, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, प्रयुक्त वस्तु और गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण, ऊपर के सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय ऋण हस्तांतरण, शेष विश्व से वर्तमान स्थानांतरण, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ऊपर के सभी, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। पहले राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर बी आएगा, 1949 में पहले राष्ट्रीय आय समिति गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष महालनोबिस, पीसी महालनोबिस को बनाया गया था इस समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए दूसरा शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए दूसरा शब्द है। व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर बी आएगा, राष्ट्रीय आय। यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय के रूप में हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान, मजदूरी तथा वेतन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अंतरण भुगतान। जो सब्सिडी होता है, पेंशन होता है, इस सब के सब अंतरण भुगतान के अंतर्गत आता है। तो सब्सिडी दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, जैसे और पैसे को जो बांटा जा रहा है, इस सब को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता, इसी को अंतरण भुगतान कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है, फिर से आपको बताना है। मजदूरी और वेतन, लाभ, किराया या राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है उसको राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया जाता, क्योंकि राष्ट्रीय आय ही होता है, इसलिए गणना नहीं किया जाता राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का। भारत को सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। निर्माण, गैस, विनिर्माण या बिजली, संबद्ध एवं कृषि, सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक रक्षा और प्रशासन। सभी आंसर जो है, जो जीडीपी का सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र करता है, और ये लगभग 51% के आसपास हमेशा बना रहता है सेवा क्षेत्र के द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है, ये आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा, बाजार लागत पर, तय लागत पर या कारक लागत पर, इसमें से आपको बताना है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत पर की जाती है। राष्ट्रीय आय में शामिल है भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, वित्तीय होना तो भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, किसी बच्चे का खर्च की जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना या नए मकान का निर्माण। तो राष्ट्रीय आय में जो शामिल होगा, डी आएगा, नए मकान का निर्माण ये शामिल होगा। लेकिन भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता ये नहीं होगा, किसी बच्चे का जेब खर्च नहीं होगा, लॉटरी से कोई पुरस्कार जीतना ये भी नहीं होगा। तो नए मकान का निर्माण ये जरूर राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।